बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ है। बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, असंसदीय भाषा को लेकर थमाया नोटिस। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह नोटिस दिया, स्पीकर को सौंपा सदन की अवमानना का नोटिस। आपको बता दें, नोटिस में अमित शाह के खिलाफ बयान का जिक्र किया गया है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्पीकर ओम बिरला को सौंपा। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। वहीं पेपर लीक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और बेबुनियाद टिप्पणियां की हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के बयान से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसीलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्रवाई से हटा भी दिया था। उधर संसद में पेपर लीक संशोधन विधेयक पर लंबी चर्चा के बाद इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश किया, जिस पर करीब 7 घंटे तक बहस चली। बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बयान पर भी सदन में जोरदार हंगामा देखा गया। और आपको बता दें कि मानसून सत्र का आज 10वां दिन है और सीधे आपको लेकर चलते हैं लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में। आप देखिए क्या कुछ हो रहा है। कर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी जी। Sir, in pursuance of the directions of the Chairman Rajya Sabha dated 24th September 2004, under Rule 266 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I would like to make the statement. और बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी आपने सुना है स्पीकर ओम बिरला ने जो भी कहा, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। बड़ी खबर आपके सामने, जहां लोकसभा में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसी के बीच अब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की। Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 22nd report 18 Lok Sabha of the department related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thanks. Statement regarding government business through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing from Monday, the 3rd August 2026 will consist of: number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Number 2, consideration and return of the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration. और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में क्या कुछ हो रहा है वो हमने आपको दिखाया। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जिस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया। मान लेते हैं अगर ये विशेषाधिकार समिति तक पहुंचता है ये नोटिस, तो इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं?
नहीं, संभावित परिणाम तो यही है, इनकी सदस्यता भी जा सकती। लेकिन होता क्या है कि ये सब एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक नैरेटिव बनाती हैं दोनों पार्टियां। जी। राहुल गांधी अपना नैरेटिव बना रहे हैं, विपक्ष का खुद का, कि भाई हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स पे जो गोली चली है वो अमित शाह के कहने से चली है, उनको आना चाहिए सदन में, माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उधर जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है उसको लेकर के भाजपा ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अब इसमें कार्रवाई तो जो एक्सट्रीम है वो तो वहां तक जाती है, लेकिन होगा क्या, एक वार्निंग इशू हो जाएगी, एक इनको रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये सब एक दूसरे के प्रति छींटाकशी करते रहते हैं, और उसका कोई ऐसा अंजाम नहीं होता है जिसमें कि आगे सबक मिले कि भाई ये इस तरह की बात नहीं की जानी। अगर इतना एक्शन ले तो मामला ही खत्म हो जाए। जी। अगर वो डिसिप्लिन जो क्लासरूम में एक टीचर रखती है और उस पर जो सजा देती है, या जो अपराध करते हैं पार्लियामेंट के बाहर और उन पर जो कार्रवाई होती है, अगर वही कार्यवाही संसद में करने पर संसद करे तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से आगे लोगों को मिलेगा। लेकिन सब जानते हैं सब चलता रहता है, वो कुछ बोलेंगे, गाली बकेंगे, किसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, फिर वो रिकॉर्ड से हटा देंगे, फिर ज्यादा हुआ तो एक उनको नोटिस थमा देंगे प्रिविलेज मोशन का, तो ज्यादा से होगा तो भाई एक सेशन से डिबार कर देंगे, तो यही सब चलता रहता है। जी। तो इसमें लेकिन मुख्य बात क्या है कि ये तो इनकी आपसी द्वंद है, लेकिन जो जनता है वो देखती है पब्लिक कि भाई हमारे हितों की रक्षा के लिए क्या हो रहा है, हमारे हितों की रक्षा के लिए कौन नेता और कौन पार्टी खड़ी है, और वो इनके इस डिस्टिंक्शन को नोट करती है। वो इस बात को समझती है कि जो ये कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, जो ये कह रहे हैं उसमें कितना कमिटमेंट है, और वास्तव में उनकी हकों की रक्षा कौन पार्टी किस एक्सटेंट तक कर सकेगी या कौन पार्टी ज्यादा कर सकेगी। तो उसी हिसाब से वो अपने वोट का जब मौका उनको मिलता है तो वोट का अधिकार करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं। तो इसमें तो एक्सट्रीम केस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना होता है। अभी तक ये जितने भी आते रहे हैं नोटिस, वो सब इसी तरह से उन पे फैसले होते रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन एक इशू हाईलाइट होता है, अब वो रिकॉर्ड में रहेगा कि राहुल गांधी को ये नोटिस दिया गया था, उन्होंने प्रिविलेज मोशन। जी, क्योंकि सुरेंद्र जी, जिस तरह से राहुल गांधी के भी अगर मैं बयानों की चर्चा करूं, एक बयान उनका ऐसा आया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को 3 भाग में बांट दिया। पहला उन्होंने कहा कि पहले जो वहां पे नारे लगा रहे थे, जो नीट पेपर का प्रोटेस्ट हो रहा था, पहले स्टूडेंट थे, दूसरे जो उन्होंने इडियट कहकर संबोधित किया, तीसरा उन्होंने बोल दिया कि वहां पे अंधभक्त मौजूद थे, जिसके बाद कुछ ज्यादा ही जो है सियासत जो है गर्मा गई। आने वाले चुनाव पर भी क्या ये जितने भी विवाद हुए हैं, चाहे नीट पेपर प्रोटेस्ट की बात करूं, अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ आ गया, इन सब का असर क्या आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा या विपक्ष की रणनीति पर भी कुछ इसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, विपक्ष की तो रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। वो जिस जाल के घेरे में अपने को फंसा चुके हैं उससे वो बाहर नहीं निकल सकते जी, और इसीलिए इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। और ये नोटिस देने से या ये कानून पास होने से भाजपा को भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। लोगों को ये रहेगा, चलो सरकार है, अच्छा कानून बनाया है और एक कमेटी बनाई है, अच्छा सिस्टम आएगा तो चलो अच्छा है, नहीं होगा। लेकिन जो चुनाव है ना, उसको इससे मत जोड़िए। देखिए, इस देश में पिछले 15 महीनों में जो चुनावी गणित है वो बिल्कुल बदल चुका है। जो चुनावी धारा है वो दूसरी दिशा में अब बहने लगी है, और वो जो धारा है जो हम पिछले 15 महीनों के चुनाव में देखते आ रहे हैं, उसने इन सभी जो आकलन और आंकड़े जो चुनाव से पहले लोग करते हैं या जिन बातों के मुद्दों को उठा के चुनाव में जाते हैं, उन सबको उन्होंने एक तरफ रख दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब इस देश में जो चुनाव है और जो लोगों का समर्थन है, और उसमें जैन जी भी एक बहुत रूप में शामिल है, क्योंकि हमारे देश में 35 साल से जो नीचे लोग हैं वो 65% हैं, 30 साल से जो नीचे लोग हैं वो 45% है।
तो मतलब ये है कि देश का एक बड़ा वोटर, देश का एक बड़ा समुदाय जैन जी ही है। वो जैन जी है जो वोट डाल रहा है और अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो ये बात एक स्पष्ट, जो मैं अपना आकलन बता रहा हूं कि जो मैंने महाराष्ट्र के चुनाव से, फिर उसके बाद बिहार के चुनाव से, फिर बंगाल के, फिर आसाम, फिर तमिलनाडु जी, तो अब चुनाव में ये सब मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं कि भाई कितनी बेरोजगारी है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं और कितनी अशिक्षा है या कितनी क्या समस्याएं हैं। इस समय एक ही मुद्दा इस देश में उभर के सामने आया है जो लोगों के जहन पर काम कर रहा है, उनके मन मस्तिष्क में छाया हुआ है कि हमारा अपने धर्म का, हमारी अपनी संस्कृति का, हमारे अपने विरासत का अस्तित्व हमें बचाना है, वो खतरे में है। अगर हम ढंग से अभी अपनी सरकारें नहीं चुनेंगे तो फिर लोग हमारे धर्म पर, हमारे अस्तित्व पर जो अभी तक प्रहार करते रहे वो लगातार करेंगे। और इसलिए उनको अगर सत्ता में है तो हटाना है और सत्ता में नहीं है तो नहीं आने देना है। और एक बात ये होती है कि वो एक फ्लूक होता है कि भाई फ्लूक हुआ चुनाव में, आपको एक जगह जीत गए तो आपने कहा जी नहीं इसका कोई मुद्दा नहीं, लेकिन आप लगातार चुनाव जीतें और चुनाव में जो आपकी जीत हो वो बहुत जबरदस्त हो, वो सारे आंकड़ों को फेल कर दे। देखिए अब आप असम का उदाहरण लीजिए, 45% वहां पे डेमोग्राफी चेंज होगी, मुसलमान 45% है लेकिन 3/4 सीट भाजपा जीती। आप बंगाल में आ जाइए, 28% 30% मुसलमान थे जी, 2/3 बहुमत लेके भाजपा जीती है। आप बिहार में आ जाइए, वहां तो 18%, उन्होंने तो जनगणना भी कराई थी, 18% मुसलमान, 12% यादव, 30% तो यही हो गए। उसके बावजूद वहां पे 3/4 बहुमत मिला। आप तमिलनाडु में आ जाइए, डीएमके सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, क्या शुरू हुआ उसका, सत्ता से बाहर हो गई, 50 सीटों पे सिमट गई। तो मतलब कहने का यह है कि इस समय जो चुनाव है उसका चुनावी माहौल बिल्कुल अलग है। वो चुनाव बस, मैं मतलब लोग कहते हैं भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमने कहा भाई हम ऐसे वैसे नहीं बोल रहे, हमें तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन हम बोलते हैं, अगर गलत होगा तो चुनाव में पता लगेगा। इस समय चुनाव में एक ही मकसद है, आप सनातन को गाली देंगे, आप सनातन का विरोध करेंगे, आप सनातन के हितों के खिलाफ जाएंगे तो आपको सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। यही चुनाव है जी। और ये सुरेंद्र जनता का चुनाव है, ये पार्टीज का इलेक्शन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा जीतेगी, तमिलनाडु में तो नहीं जीती, तो ये भाजपा का चुनाव नहीं है, दूसरी पार्टियों का, ये जनता का चुनाव है। जनता का जो मन है, जो हम पिछले 6 चुनाव में देखे वो आपके सामने रखा। तो इनसे ये होते रहेंगे, सब बहस होती रहेगी, लेकिन इससे 2027 के यूपी या पंजाब, गुजरात इन चुनाव पे कोई असर नहीं पड़े। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर संसद की भी बात करूं, लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, जो अगर हालांकि अगर एंटी पेपर लीक बिल के बारे में भी बात करूं, पास होने के बाद भी लगातार कुछ ऐसे बयान निकल के सामने आए विपक्ष की तरफ से। क्या संसद में भी अगर नेताओं की भी बात करूं तो नेताओं की तरफ से भी भाषाओं पर मर्यादा रखने का भी क्या कोई कानून बनाना चाहिए? नहीं, देखिए वहां तो कानून है, उनकी नियमावली है, लेकिन कानून यही है कि आप बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड से निकाल देंगे। सजा का प्रावधान नहीं है ना। अगर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री को सदन के बाहर गाली देते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है जी, लेकिन आप प्रधानमंत्री को सदन में गाली देते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये एमपीज का अपना एक प्रिविलेज उन्होंने बनाया हुआ है कि भाई हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप हम पे कार्रवाई कैसे करेंगे। अगर ये बात हो जाए कि जो अपराध संसद के बाहर है वो भी ये अपराध संसद के अंदर भी माना जाएगा तो ये बोलना छोड़ देंगे, ये इस भाषा का प्रयोग संसद में करना बंद कर देंगे, क्यों? उनको डर लगेगा कि भाई हम तो हमारे एफआईआर होगी, संसद से बाहर निकलते अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो अब इन्हीं लोगों ने अपने लिए कानून बना लिया, अपनी खुद की सुरक्षा कर ली। अब कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई पार्टी सत्ता में होती है राज्यों में और केंद्र में, तो ये अपने को ही बचाने के लिए इन्होंने अपने लिए कानून बना लिए। तो अब भाजपा को गाली मिलती है तो आप बोलते रहिए, कांग्रेस को मौका मिला है, तो ये चलता रहता है। संसद अगर ये कानून बना दे तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसलिए, लेकिन क्या है कि मैंने जैसे आपसे कहा, जनता सुनती है, जो इनकी भाषा है उस भाषा को, और अब तो सोशल मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, और आप जैसे राष्ट्रवादी बहुत सारे चैनल्स हैं,
वो सब दिखाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि भाई किस तरह की गाली दी जा रही है, किस बिल्कुल, तरह जी। के अपमानजनक। अभी ये जो हुआ था, इसमें अब इतने सारी रील्स आ रही हैं, उनमें जिस तरह की गालियों के वो एक एक छोटी छोटी आप सुनिए, जरा देखिए वहाँ। मतलब जिसको आप छात्रों का आंदोलन, जिसका मैं तो आज तक कहता हूँ वो था ही नहीं छात्रों का आंदोलन जी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं भाजपा सांसदों की कुछ प्रतिक्रियाएं। वे अनुराग जी बताएंगे राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने किया, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन आज अखबार में पढ़ा है, और जो जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर है, और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं। तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा यह विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि पिछले 2 साल से, जब से राहुल गांधी जी बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, कम से कम 15 विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेंडिंग है। तो विशेषाधिकार के ऊपर विशेष अधिकार करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह की बेसिर पर की बातें आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं, कल को कोई और सांसद कहना शुरू कर देगा। देखिए, राहुल गांधी एक्चुअली हताश है, कारण उन्होंने कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरा बात है, जो छात्र लोगों को आंदोलन को उश्काया था, उसमें बाहर से लोग घुसाने का काम भी किए थे, सब विफल गया। और जो कानून सदन में बना, उस कानून में भी इन लोगों का योगदान नहीं था, सिर्फ इन्होंने पॉलिटिकलाइज्ड किया। छात्रों का भविष्य के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया, उस कानून का बारे में इन लोगों का कुछ पदक्षेप हमने नहीं देखा। इसीलिए हताश राहुल गांधी हमारा गृह मंत्री जी का खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। कल सदन में खड़गे जी, उन्होंने बीजेपी नेता लोगों का बारे में अपशब्द किया। यही उन लोगों का कारनामा बचा है, और इससे अधिक इनसे हम ज्यादा आशा नहीं करते। इसीलिए राहुल गांधी अभी सदन समाप्त होगा, कहाँ गायब हो जाएंगे, कौन देश में चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। राहुल गांधी जी खुद ही राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमारे जेनजी में जितनी ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके हम लोग को देश के निर्माण में आगे बढ़ना चाहिए। और राहुल जी की राजनीति बैलेट बॉक्स में चल नहीं रही है, उनको हर जगह शिकस्त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 6 महीने में आप देख रहे हैं हर चुनाव में विजय मिल रही है। जनाधार उनका है। जब राहुल जी जनाधार से वंचित हैं तो जेनजी का सहारा लेके अपनी राजनीति को एक तरह से बैसाखी बना के चल रहे हैं और औरों पे आक्षेप लगा रहे हैं। राहुल जी को समझना चाहिए कि असली राजनीति करनी है तो जनता के बीच में जाना चाहिए, जनाधार लेना चाहिए। जनाधार की अनुपस्थिति में वो तो हम आपको सुना रहे थे भाजपा सांसदों की कई सारी प्रतिक्रियाएं, जो उन्होंने विशेषाधिकार हनन नोटिस जो राहुल गांधी के खिलाफ दिया गया है उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र जी, कई भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया की भी अगर बात करूं, उनका कहना है कि कई जो है समय से राहुल गांधी जो है सत्ता से बाहर हैं, तो इंसान का दिमाग जो है वो शून्य हो जाता है, इसलिए वो इस तरह की टिप्पणी जो है वो संसद में आकर के कर देते हैं। अब जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस इनके खिलाफ जारी हुआ, इस पर अगर फाइनल डिसीजन की बात करूं तो इसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? वो लेके स्पीकर लेंगे, स्पीकर लेने के बाद वो वोटिंग के लिए आएगा। वो वोटिंग के लिए आएगा, लेकिन मैंने बताया ना आपको, खुद ही कह रहे हैं कि 15 बार हो चुका है। तो ये कुछ नहीं। देखिए, मुख्य बात क्या है कि ये तो राहुल गांधी की तो इनकी मतलब जैसे इन्होंने उदाहरण दिया एक स्टूडेंट के नाम लेकर उसका एक बहाना बनाकर जो इन्होंने अपनी बात कही जी। तो अब अगर आप उसको इन्हीं पर लागू करके देखें कि भाई एक वो स्टूडेंट होता है डायनेस्ट, जैसे इन्होंने कहा ना, स्टूडेंट डॉक्टर भी स्टूडेंट होता है, प्रोफेसर भी स्टूडेंट, आपने सुना होगा। तो वो ये खाली स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डॉक्टर भी स्टूडेंट है, प्रोफेसर भी, मतलब सभी लोग स्टूडेंट हैं। तो डायनेस्ट भी स्टूडेंट है। अब अगर मान लो डायनेस्ट ये सोचता है कि जो वो समझता है वही सही है, जो वो कहता है वही सही है,
जो वो कहेगा वही उसके लोग करेंगे, तो फिर ये फर्स्ट कैटेगरी हुई ना। दूसरा, अगर आप इसको दूसरे रूप में देखें कि एक पार्टी जिस व्यक्ति को लगातार चुने जा रही है, जो उसे 15 साल से सत्ता से बाहर कर रहा है, और बड़े बड़े राज्यों में, बंगाल में 2.5%, यूपी में 2%, तमिलनाडु में 3.5% की पार्टी जिसको बना, मतलब बिहार में 4% की पार्टी बना के रख दिया, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहलाएंगे राजनीति में? क्या कहलाएंगे? आप खुद ही सोचिए कि आप जो है इडियट ही हुए ना। तो ये सब बातें कह के वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई वो लड़की ने समझाया, ये समझाया। वो एक्चुअली कहना ये चाह रहे थे कि सरकार इडियट है, इसके मंत्री इडियट हैं, और जो हम इनके समर्थक हैं वो अंधभक्त हैं। तो उस बात में हिम्मत नहीं कहने। वो एक लड़की का उदाहरण लेके कि उसने कहा 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इन सब बातों से कुछ निकलता नहीं है। लोग बेवकूफी समझते हैं, लोग इनको बेवकूफी समझते हैं राहुल गांधी को, कि इसको मालूम ही नहीं क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, जनता उसको क्या समझ रही है। क्योंकि ऐसे ये जो बयान एक सामने इन्होंने स्टूडेंट्स को लेके दिया, ऐसे तो बयान जो है राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले भी दिया था, जब उन्होंने कहा था कि जब मुझे प्रधानमंत्री के घर के बाहर से पुलिस ने उठाया तो मेरे कान में भी एक पुलिस वाले ने कहा था कि जो सरकार है इसे तुरंत हटाइए और आप आइए। हाँ, वो मैंने बताया ना, जैसे वो केजरीवाल ने गुजरात में कहा था कि भाई आईबी के लोगों ने मुझे बताया है कि मेरी 90 सीटें आ रही हैं, बस आप 5-7 और दे दीजिए तो हमारी सरकार बन जाए। तो ये सारी की सारी बातें, ये क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशन। जब आदमी बहुत दिनों सत्ता में हमेशा, मतलब जिन्होंने अपने जन्मदिन भी नेवी के फ्रिगेट पे मनाए हों, जिन्होंने हवाई जहाज में मनाए हों, जिनकी पीढ़ियां सत्ता में इस तरह प्रधानमंत्री रही हों, और वो इस तरह धक्के खाते फिरे और कोई उन्हें पूछे नहीं, और मतलब इतना सब करने पे, चाहे वो प्रियंका हो चाहे राहुल हो, कहीं उनको वोट नहीं मिले, तो इसको एक फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन कई बार एक हेलुसिनेशन में चला जाता है, जहां आदमी खुद ही अपने को अपने मन में समझने लगता है कि नहीं मैं यूं, जैसे आपको स्टोरी पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगने लगता है कि आप भी वही पात्र हैं, तो कभी है तो आपको गुस्सा भी आता है पिक्चर देख के, कभी रोना भी आ जाता है, फिर आप सोचते हैं भाई मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ। तो ऐसे इनको एक हेलुसिनेशन होने लगा कि उसने कहा आप आइए, इनके लोग पोस्ट करेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, नेक्स्ट पीएम। तो ये सब वो उस स्थिति में है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी है, हेलुसिनेशन भी है, और एक तड़प भी है कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता। तो कमजोर आदमी क्या करता है, वो गाली बकता है। जी, कमजोर आदमी तो कुछ करेगा नहीं, वो गाली बकेगा। तो वो ये गालियां, अच्छा पहली बार थोड़ी बकी, आपको ध्यान होगा नंदिनी जी कि एक बार वो ट्वीट किया था इन्होंने कि मोदी घर से बाहर निकलेगा, मतलब मोदी जी भी नहीं, जब मोदी घर से बाहर निकलेगा तो लोग उसे डंडे मारेंगे। जी, ये उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल सुरेंद्र जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान हमने राहुल गांधी के बीते दिनों, बीते जो है महीनों में सुने हैं, जिन पे बिल्कुल लोगों ने आपत्ति भी जताई है। सुरेंद्र जी, समय की कमी के कारण ये चर्चा यहीं पे मैं रोकती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ है, इसके बाद अब राहुल गांधी की तरफ से क्या बयान निकल के आ रहा है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई देखिए 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद विपक्ष लोकसभा में अपनी तरफ से क्या बातें रखता है, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।